Very good evening to every one of you. In today's class, I am going to explain Talent Search Test 106. Students, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा कि प्रत्येक संडे को एक ऑनलाइन टेस्ट एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप पर आयोजित किया जाता है जो बिल्कुल फ्री है। आप घर बैठे अपने महत्वपूर्ण समय में से मात्र 15 मिनट निकाल करके यह टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट बहुत ही सुंदर होता है। सिलेबस आपके सामने है। इन सभी चैप्टर्स से क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि अंग्रेजी की तैयारी के लिए काफी कारगर होते हैं। तो आप प्रत्येक संडे को टेस्ट जरूर दें। टेस्ट देने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लें, लॉगिन कर लें और तैयार रहें प्रत्येक संडे को टेस्ट देने के लिए। आइए आज के टेस्ट पेपर को मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। आप सभी कमेंट साथ में कर सकते हैं। Choose the word which is closest in meaning to the given word. क्वेश्चन नंबर 1 में सिनोनिम है। आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड आपके सामने एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के लिए 4 ऑप्शन है, वार्ड ऑफ, एक्सरसाइज, पकड़ और हाइड। एक्सरसाइज मीन्स होता है भगाना, भगाना, दूर करना। खास तौर पर एविल स्पिरिट, प्रेत आत्माओं, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए एक्सरसाइज का प्रयोग किया जाता है। शब्द है वार्ड ऑफ, एक्सरसाइज, पकड़ और हाइड। तो वार्ड ऑफ मीन्स होता है भगाना। एक्सरसाइज आप जानते हैं अभ्यास करना, वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में इसका अर्थ तो अभ्यास भी होता है। नेक्स्ट है पकड़। पकड़ मीन्स होता है सिकोड़ना। सिकोड़ना सिकुड़ना दोनों अर्थ होता है पकड़। फिर है हाइड, छिपना या छिपाना। तो आंसर स्पष्ट हो चुका है, 1 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। वर्ड है डायलेटरी और इसका भी आपको बताना है सिनोनिम। ऑप्शंस हैं एक्सपेडिटस, प्रॉम्प्ट, लैगर्ड और रेडी। तो डायलेटरी का हिंदी मीनिंग क्या होगा? डायलेटरी मीन्स होता है शिथिल, जो एक्टिव ना हो, जिसमें एंथुसियाज्म की कमी हो, तो बहुत डाउडलिंग मोड में काम कर रहा हो, लोइटरिंग मोड में काम कर रहा हो, उसे हम डायलेटरी कहते हैं। एक्सपेडिटस का अर्थ होता है द्रुतगामी, काफी तेज गति से, काफी फास्ट स्पीड से चलने वाला। प्रॉम्प्ट का अर्थ होता है तत्पर। लैगर्ड का अर्थ होता है शिथिल, धीमा, मंद। और रेडी मीन्स होता है तैयार या तत्पर। तो आंसर स्पष्ट हो चुका है, सी होगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और इसमें आपको अपोजिट वर्ड बताना है। ध्यान देंगे आप, हमेशा आप इंस्ट्रक्शन देख करके ही कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है अपोजिट वर्ड। शब्द है फर्वर। फर्वर के लिए ऑप्शन एंथुसियाज्म है, अपथी है, एब्डिकेशन है और पैशन है। तो एंथुसिया पहले शब्द क्या है? तो फर्वर। फर्वर मीन्स होता है उत्साह। फर्वर का दूसरा अर्थ होता है जोश। ऑप्शन है एंथुसियाज्म, जिसका अर्थ उत्साह या जोश होगा। अपथी मीन्स होता है विरक्ति, उदासीनता, अलगाव। एब्डिकेशन त्याग, खास करके गद्दी या पोस्ट को त्याग देने में हम एब्डिकेशन शब्द का यूज करते हैं। और शब्द है पैशन। पैशन का अर्थ होता है जुनून। पैशन मीन्स जोश भी होता है, जुनून भी होता है। तो फर्वर का एंटोनिम देना है। फर्वर का सिनोनिम तो एंथुसियाज्म हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को क्या देना है? एंटोनिम। तो एब्डिकेशन नहीं होगा, पैशन नहीं होगा, अपथी होगा। क्योंकि जहां फर्वर होता है ना, वहां हम बड़े एंथुसियास्टिक वे में उस चीज से कनेक्ट हो पाते हैं। और जहां अपथी होती है, हम उससे अलग होते हैं, विरक्त होते हैं, दूर होते हैं। इसलिए आंसर 3 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। वर्ड है रेलिश और रेलिश का आपको बताना है अपोजिट वर्ड। ऑप्शन नंबर ए में एंजॉय,
E. levy, C. impose and D. detest। तो आंसर क्या होगा? तो relish का अर्थ होता है आनंद लेना, मजे लेना या आनंद लेना। एंजॉय आनंद लेना, लेवी कर लगाना, टैक्स इत्यादि लगाना लेवी है, या कोई शुल्क किसी के ऊपर थोप देना लेवी है। इम्पोज, इम्पोज मीन्स थोपना होता है, लेवी का यह सिनोनिम हो जाता है। क्लैंप भी इम्पोज के जगह पर आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिटेस्ट, घृणा करना। डिटेस्ट के सिनोनिम के रूप में आप यूज कर सकते हैं लोध का, हेट का। लोध, हेट, डिटेस्ट, डिसलाइक सिनोनिम होते हैं। तो रेलिश आनंद लेना, मजे लेना, तो यहाँ तो एक ही ऑप्शन बन रहा है एंटोनिम के रूप में, और वह है डिटेस्ट, यानी आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इन सभी शब्दों को आप नोट करेंगे। यदि आप बिगिनर हैं तो भी ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हैं फिर भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तब भी देखिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता। आपको अपनी मेहनत को चरम पर ले जाना होगा सफलता को प्राप्त करने के लिए। शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े कि कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए, कोई जादू जैसा कुछ हो जाए, ऐसा होने नहीं जा रहा है। यह एक छलावा है। कुछ टीचर तो इसमें माहिर होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी उनके चपेटे में बड़े आसानी से आ जाते हैं, ठगे जाते हैं, समय हाथ से निकल जाता है और तब महसूस होता है कि मैंने क्या गंवाया। इसलिए आप किसी ठगी के शिकार न होने, मेहनत करें, चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखें। आप इस तरह के क्लासेस करेंगे तो बिल्कुल बखूबी तरीके से आप चीजों को सीख पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। वन हु इज एक्सट्रीमली हंग्री, वह जो अत्यंत भूखा है उसे क्या कहते हैं? रैवेनस, वॉल्यूमिनस, वोरासिस और ग्लटन। तो शब्द है रैवेनस। रैवेनस मीन्स होता है अति भूखा, जिसको काफी भूख लगी हो। ऐसे रैवेनस का दूसरा अर्थ उपद्रवी भी होता है, उपद्रवी लेकिन अति भूखा भी होता है। वॉल्यूमिनस बहुत बड़ा, जिसमें काफी वॉल्यूम्स हो, जो कई वॉल्यूम्स को मिला करके बना हो, उसे हम कहते हैं वॉल्यूमिनस। वॉल्यूम का एडजेक्टिव है यह वॉल्यूमिनस। वोरासिस, वोरासिस मीन्स होता है भूखर। और ग्लटन मीन्स होता है पेटू। अब आप कहेंगे कि तो वोरासिस और ग्लटन भी तो हो सकता है। ग्लटन उसे कहते हैं जो बहुत खाता है, वोरासिस उसे कहते हैं जो खाता ही रहता है, पेट नहीं भरता है उसका। यानी ग्लटन और वोरासिस ये सिनोनिम है। हमें जवाब देना था जो एक्सट्रीमली हंग्री हो। ऐसा नहीं ना कि वो ग्लटन ही है। कोई आदमी जो कम खाता है फिर भी कई दिनों से नहीं खा पाया है, या 2 दिनों से उसे उसकी क्षुधा जो है तृप्त नहीं हुई है, तो भी वो एक्सट्रीमली हंग्री हो सकता है ना। इसलिए यहाँ बेस्ट आंसर रैवेनस होगा। वन वर्ड यहां भी देना है क्वेश्चन नंबर 6 में। ऑल अग्रीइंग अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में सबकी सहमति को एक शब्द में क्या कहें? तो वर्ड है इंसाइटमेंट, टेंशन, रेट्रिब्यूशन और यूनैनिमस। तो इंसाइटमेंट मीन्स होता है उकसावा, इसका सिनोनिम होगा प्रोवोकेशन। अबेटमेंट, अबेटमेंट, प्रोवोकेशन और इंसाइटमेंट ये सिनोनिम्स हैं। पेंचंट मीन्स होता है रुचि, पेंचंट मीन्स होता है रुचि। रेट्रिब्यूशन मीन्स होता है दंड, न्यायोचित दंड को हम रेट्रिब्यूशन कहते हैं। और यूनैनिमस सर्वसम्मति, यूनानिमिटी यहां होना चाहिए अगर सम्मति कहते हैं तो। लेकिन ऑल अग्रीइंग अबाउट समथिंग, तो यहां पर कहें हम सर्वसम्मत, और आंसर ऑल अग्रीइंग का यूनैनिमस ही होगा। अगर उसे स्टेट को बताना होता तो हम यूनानिमिटी लिख देते, तो आंसर डी होगा।
अब आपको गिवन फ्रेज का मीनिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है टू सी रेड, इसके लिए ऑप्शन है टू बी वेरी एंग्री, टू क्रिटिसाइज, टू डैम समबडी और टू कार्प। तो टू सी रेड का ऐसे भी मीनिंग समझ में आने वाला है, यह आग बबूला होना, आग बबूला होना, टू सी रेड, टू बी वेरी एंग्री, टू क्रिटिसाइज, टू डैम समबडी, टू कार्प। कार्प का अर्थ होता है दोष ढूंढना, कार्प का सिनोनिम कैविल होता है, कैविल मीन्स भी होता है दोष ढूंढना। और एक तो फ्रेज है जो काफी चर्चित है, आप जानते होंगे, फाइंड फॉल्ट। फाइंड फॉल्ट मीन्स दोष ढूंढना, कैविल दोष ढूंढना, कार्प दोष ढूंढना, क्रिटिसाइज निंदा करना, डैम निंदा करना, डिप्रेकेट निंदा करना, डिक्राई घोर निंदा करना, डेनंसिएट निंदा करना। तो यहां पर क्या है, आग बबूला होना, टू बी वेरी एंग्री, यानी आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टू टर्न द कवर, टू टर्न द कवर, ऐसे देखेंगे तो कवर को उलट देना। ऑप्शन देखिए, टू टेक अ न्यू वे ऑफ लाइफ, टू वर्क हार्ड, टू पास द क्राइसिस, टू बी गेरिलस। गेरिलस बहुत ज्यादा बोलने वाला, जो बहुत ज्यादा बोले उसे हम लोक्वासस भी कहते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाला, गेरिलस या लोक्वासस, या आप टॉकेटिव भी कह सकते हैं। इन सारे शब्दों को याद करिए, ये हमेशा पूछे जाने वाले शब्द हैं। गेरिलस, लोक्वासस, टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बोलने वाला। अच्छा, बहुत कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, कमेंट कर दीजिए आप लोग। तो टू टर्न द कवर का मतलब होता है संकट से निकल जाना, संकट को पार कर जाना। तो टू पास द क्राइसिस होगा। कई बार इसका अर्थ बाजी पलट देना भी होता है, बाजी पलट देना। क्राइसिस का प्लूरल फॉर्म है क्राइसिस। मैंने कहा कि इनका एंटोनिम बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूं, इनका एंटोनिम होता है रेटिसेंट, कम बोलने वाला, लैकोनिक, रिजर्व। इन सब का अर्थ होता है कम बोलने वाला, मितभाषी या अल्पभाषी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्लियर है, ऑप्शन आपको मिला हुआ है, आप ऑप्शन के साथ पढ़ करके देखें क्या सूट कर रहा है। She must dash her career with all seriousness, पूरे सीरियसनेस के साथ उसे अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ वर्ड कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स चलाना होता है, कंडक्ट का अर्थ आयोजित करना होता है। तो आप पढ़ करके देखें, कंडक्ट शब्द यहाँ सूट नहीं करेगा, बिल्कुल सूट नहीं करेगा, आयोजित करना। शब्द है परस्यू, परस्यू मीन्स होता है पीछा करना, और करियर के साथ जब इसकी बात आती है तो उसमें लगे रहना, आगे बढ़ना। इसी परस्यू का हम जब नाउन बनाते हैं तो परस्यूट हो जाता है, इसका सिनोनिम वर्क होता है। फॉलो मीन्स होता है पीछा करना, किसी के पीछे पीछे चलना, अनुसरण करना। मैनेज प्रबंध करना। तो शी मस्ट परस्यू हर करियर विद ऑल सीरियसनेस। कैरियर ना पढ़े, बहुत सारे बच्चे कैरियर पढ़ते हैं, इट इज नॉट कैरियर। जो बाइक के पीछे लगा हुआ है वह कैरियर है, जो साइकिल के पीछे लगा है वह कैरियर है। और आप जब जीवन से जोड़कर इसे बोलते हैं, इट इज करियर, करियर नॉट कैरियर। क्वेश्चन नंबर 10, the villagers dash the death of their leader by keeping their shops closed. विलेजर्स अपने लीडर के मृत्यु का डैश किए अपने दुकानों को बंद रख करके। तो क्या करें, कंजोल। कंजोल अगर हम भीवन की बात करें तो इसका अर्थ होता है सांत्वना देना, ढाढ़स बंधाना, अनाउंस घोषणा करना। तो अनाउंस के सिनोनिम आप कमेंट कर दें। प्रोटेस्ट
विरोध करना, अपोज इसका सिनोनिम होता है। प्रोटेस्ट यानी विरोध करना, और मॉर्न यानी शोक मनाना, शोक जताना भी होता है। तो दुकान बंद करके भाई शोक मनाए लीडर के डेथ का, डेथ को मौन किया जाता है। मैंने पूछा अनाउंस का सिनोनिम दे दें। प्रोक्लेम मतलब घोषणा करना होता है, हम V1 का लिख रहे हैं। आप अनाउंस जान लिए, प्रोक्लेम जान लिए। डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना होता है। डिक्लेयर, प्रोक्लेम और अनाउंस इनका अर्थ होता है घोषणा करना, याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। द ऑफिसर वार्नड मी डैश द ऑफिस अंटिल 4 o'clock। क्या किया जाए यहाँ? द ऑफिसर वार्नड मी डैश द ऑफिस अंटिल 4 o'clock। जब तक 4 न बजे ऑफिस नहीं छोड़ने का ऑफिसर ने मुझे चेतावनी दिया कि भाई आप 4 बजे के पहले ऑफिस न छोड़ें। तो द ऑफिसर वार्नड मी नॉट टू यानी ये डबल डी हो गया है, आंसर डी होगा। नॉट टू लीव, न छोड़ें, 11 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में जम्बल्ड पार्ट्स हैं एक सेंटेंस के, जिन्हें आपको अरेंज कर देना है। एक बार पढ़िए फिर जल्दी से अरेंज कर दीजिए। इन द मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में, ये अदर वर्ड है, सब्जेक्ट खोजिए। तो सब्जेक्ट एक ही जगह दिख रहा है, क्यू से ऑप्शन कितना है? एक बन गया, बिना पूरा पढ़े बन गया, यही होगा। हाईजैकिंग्स आर सर्टेनली द मोस्ट क्रूल फॉर्म ऑफ हॉरर एक्सपीरियंस्ड बाय एयर पर्सोनेल। पर्सोनेल मीन्स कर्मचारी, आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर दिया जाए। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, सब्जेक्ट है, वर्ब दीजिए। नहीं, एक चीज और है। कहां ये चीज अवेलेबल हुआ है? टू द कंट्री साइड, इसलिए आर से शुरू करें। आर से ऑप्शन कितने हैं भाई? एक, ये भी बन गया। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर टू द कंट्री साइड वुड मेक अ ट्रेमेंडस डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर करेगा। एंड इनेबल, योग्य बनाएगा, रूरल इकोनॉमी टू बी इम्प्रूव्ड इन वेरियस डायरेक्शंस, आंसर होगा RPSQ। क्वेश्चन नंबर 14 और शायद 15, इन दोनों में कॉमन एरर्स होंगे। तो 14 आपके सामने। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट टूरिस्ट, many hotels have been offered attractive deals and discounts. In order to attract tourists, many hotels have been offered, आंसर बी होगा। बहुत सारे होटल्स को ऑफर किया गया है, ऐसा गलत है। बहुत सारे होटल्स ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर दिए हैं। किसने दिए हैं? होटल्स ने दिए हैं। यानी काम जो यहाँ वर्णित है, किसने किया है? होटल्स ने। तो यदि सब्जेक्ट ही डूअर हो तो सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में रखा जाता है। इसमें से अगर हम सिर्फ बीन को हटा लें तो यह सेंटेंस एक्टिव में हो जाएगा। मैनी होटल्स हैव ऑफर्ड, क्या ऑफर किए हैं? तो अट्रैक्टिव डील्स एंड डिस्काउंट्स। एक दूसरा रूल, यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो उसे पैसिव वॉइस में नहीं रखा जाएगा, एक्टिव में ही रखा जाएगा। तो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, the board is likely to take its time to examine the facts before giving their decision। जब भी हम डिटर्मिनर कहीं देखें, सब्जेक्ट से रिलेट करके चेक कर लें। जब अपनी का अर्थ निकल रहा हो तब। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वह द बोर्ड है, जो कि एक नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग जब सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो आप देयर नहीं लिख सकते। बोर्ड है, इसलिए यहाँ आपको इट्स लिखना होगा। हाँ, यदि नॉन लिविंग प्लूरल फॉर्म में हो तो आप देयर लिख सकते हैं। तो आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, पढ़ें और आंसर दें। बैंक क्लर्क में दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इन्हें 3 खंड 4 खंड में करके SSC का बना दिया गया है। हाउ कैन वी ओपन दिस ब्रांचेज ऑन टाइम इफ वी हैव नॉट येट ऑब्टेन द लाइसेंसेज? हाउ कैन वी ओपन दिस ब्रांचेज ऑन टाइम
इफ वी हैव नॉट येट, येट के यूज के समय हमें ध्यान रखना पड़ता है। येट जब अभी तक के अर्थ में यूज होता है सेंटेंस के लास्ट में, जिस पार्ट में लगता है उसके लास्ट में इसे रखा जाता है। येट हुआ, सो फार, अप टू नाउ, बाय नाउ, इवन नाउ, टिल नाउ, इनको हमेशा हम बाद में रखते हैं जिस क्लॉज में ये आते हैं। ये एडवर्ब के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। तो ये तो यहाँ गलत है, इसे लास्ट में ला करके रखना पड़ेगा, यानी यहां पर रखेंगे तो यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्पॉट द वर्ड विच इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। आप उस शब्द को ढूंढ लें जो गलत तरीके से लिख दिया गया है। आपके सामने वर्ड है कंटामिनेशन, बिहेवियर, बेनेडिक्शन एंड बोनहोमी। ये 4 शब्द आपके सामने हैं। कंटामिनेशन मीन्स होता है प्रदूषण, दूषित करने का काम, दूषित करने का काम। बिहेवियर का अर्थ होता है व्यवहार, और बेनेडिक्शन का अर्थ होता है आशीर्वाद, ब्लेसिंग और बून। फिर लास्ट शब्द है बोनहोमी। यही आंसर होगा क्योंकि यह गलत है, हमें गलत ही ढूंढना था। शब्द है बोनहोमी जिसका अर्थ होता है सौहार्द, सौहार्द। हिंदी में मिस्टेक हो सकता है। सौहार्द, सामंजस्य भी आप कह सकते हैं। इसी हार्मनी, इसका सिनोनिम हार्मनी होता है, सामंजस्य। क्वेश्चन नंबर ई में है कि आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ही ढूंढना है, दोनों में इनकरेक्टली ही ढूंढना है आपको। शब्द है कैरकश, अवर्सन, सेलेस्टियल एंड कैटास्ट्रॉफी। कैरकश मीन्स होता है पशु का मृत शरीर, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। असर्शन मीन्स होता है दावा, क्लेम, दृढ़ता के साथ कही हुई बात। आप इसको दृढ़ उक्ति भी कह सकते हैं एजर्सन को। और सेलेस्टियल गलत है तो आंसर सी होगा। स्वर्ग का। और कैटास्ट्रॉफी स्पेलिंग सही है, आंसर आपदा होगा। इसका सिनोनिम डिजास्टर होता है, कैलामिटी होता है। 19 और 20, चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस का एक्टिव वॉइस आपको चूज करना है। लेट अस, इट इज प्रोपोज्ड दैट वी शुड हेल्प द नीडी। तो इट इज प्रोपोज्ड या इट इज सजेस्टेड, किससे बनता है आपको ध्यान रखना होगा। तो इट इज सजेस्टेड या इट इज प्रोपोज्ड के एक्टिव वॉइस की शुरुआत हमेशा लेट अस से होती है, यानी लेट अस शुरू में देखना होगा। तो लेट अस हेल्प द नीडी, तो इट इज प्रोपोज्ड दैट वी शुड का मतलब हो गया लेट अस, इसे हम लेट्स भी कह सकते हैं, यानी आंसर होगा लेटस या लेट्स हेल्प द नीडी। तो आंसर ए होगा। एक और है लेकिन यहाँ नॉट लगा दिया गया इसलिए यह नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, शी सेड टू मी लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसको बदल देना है इनडायरेक्ट स्पीच में। शी सेड टू मी लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर सॉल्व दैट प्रॉब्लम होगा। जी हाँ, आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर हम विश से बनाए तो भी चलेगा, लेकिन लिखना होगा शी विश्ड दैट शी शुड या माइट सॉल्व दैट प्रॉब्लम, जो कि आगे नहीं दिख रहा, तो एक ही सही है। 21 to 25 में दिया गया है क्लोज टेस्ट, एक बार पढ़ लें फिर बनेगा आपसे। साइंटिफिक साइकोलॉजी recognizes a dash truth that no two individuals are dash in this world। साइंटिफिक साइकोलॉजी इस चीज को मान्यता देती है, इस चीज को, तो एक ट्रूथ को, कि कोई दो आदमी इस दुनिया में क्या है भाई, तो एक समान नहीं है। तो 22 तो दिख रहा है। अब यहाँ कैसा ट्रूथ है यह? तो यह एकदम साधारण सच्चाई है
कि दुनिया का कोई दो आदमी एक जैसा नहीं होता। तो यहाँ पर यह जो ट्रूथ है, रियल ट्रूथ, भाई ट्रूथ को रियल शब्द की क्या जरूरत, रियल लगाओगे तो ट्रूथ का अपमान होगा। रियल ट्रूथ, ट्रूथ के सामने रियल शब्द छोटा हो जाएगा। ब्रोकन ट्रूथ, डायरेक्ट ट्रूथ और क्लियर ट्रूथ। ट्रूथ है सिंपल ट्रूथ, एकदम साधारण, एकदम सरल सच्चाई है यह कि दो लोग एक जैसे नहीं होते, तो 22 में एक जैसा। आर नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, आर क्लोज, आर लाइक्ड, आर करेक्ट, आर इक्वल। यहां एक समान की बात है, अलाइक बेस्ट ऑप्शन होगा। आर अलाइक इन दिस वर्ल्ड, yes. Equality is a fostered norm of civil society. यद्यपि, हालांकि सोसाइटी का जो सिविल नॉर्म है वह है कि भाई समानता होनी चाहिए। तो यद्यपि या हालांकि के लिए हम कंजंक्शन यूज करें तो न व्हेन करेंगे, न नाइदर करेंगे, न सिंस करेंगे, न एज करेंगे, इवन दो करेंगे। तो ऑल्दो, इवन दो के अर्थ में यद्यपि का यूज होता है, इसलिए यहां पर बेस्ट आंसर होगा इवन दो। द ट्रूथ इज दैट, सच्चाई यह है कि मेन डैश अनइक्वल। अब इसे देखने के बाद तो मन कर रहा है कि शुरू में इक्वल भर दो, लेकिन इक्वल और अनइक्वल साथ में अलाइक में थोड़ा डिफरेंस है। तो मेरा विचार यही कहता है कि वहां अलाइक रहने दिया जाए, यहां अनइक्वल्स देख करके वहां घबराए नहीं आप। The truth is that men dash unequal in dash hues और डिग्रीज। ह्यूज मतलब रंग होता है, डिग्री मतलब अवस्था होता है। अनइक्वल्स इन डैश, इन ये 25 नंबर है तो पहले 24 भर लिया जाए। मेन है तो भर प्लुरल दे दीजिए, मेन के साथ क्या देंगे, आर। अब ये अनइक्वल तो हमें भी विवश कर दे रहा है कि तब हम बैक हो में पहले 25 को बना लिया जाए भाई। इक्वल्स इन डैश ह्यूज और डिग्रीज, डैश ह्यूज और डिग्रीज। तो यहाँ पर हम क्या दें, अनइक्वल्स इन हाई, नो, वेरीइंग, हाँ भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न को कौन व्यक्त करेगा, वेरीइंग। और चूंकि क्लोज टेस्ट का यह रूल जो हमें फॉलो करना होता है कि जब चर्चा आप लास्ट तक करते जाएं तो कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं जो पहले के शब्द को तय कराते हैं। अब यह शब्द यहाँ आ करके मुझे भी विवश कर रहा है। मैं जो सेंस दे रखा हूं वह अपने जगह पर सही है, लेकिन अनइक्वल से यहाँ आने के चलते यहाँ आंसर के रूप में हम अलाइक को छोड़ दें और इक्वल को सेलेक्ट कर लें, इसे छोड़ दें। सेलेक्ट किसको कर लें हम, इक्वल को। तो इसी के साथ टैलेंट सर्च टेस्ट 106 का एक्सप्लेनेशन संपन्न होता है। वीडियो को आप लोग साझा जरूर करें और प्लेलिस्ट में देखें 100 हाईली यूजफुल रूल्स। आप जरूर देखें उन रूल्स को, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। विद दैट इट इज ओवर, थैंक यू सो मच।